बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ सफ़र एहसान एंड दिस इज़ योर चैनल फिज़िक्स का सफ़र। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं सरफेस टेंशन को, कि ये सरफेस टेंशन क्या होती है। तो देखिए, आपको अक्सर टेंशन हो जाती होगी कि एग्ज़ाम आ गए हैं, फाइनल एग्ज़ाम्स आ गए हैं, कि अब हम पेपर किस तरह से बेहतरीन किस्म का सॉल्व करेंगे। तो माइंड में ना ऐसे एक खिंचाव से महसूस होता है, ये जो दिमाग की रगें हैं इनमें एक खिंचाव सा महसूस होता है, ऐसे जैसे सिकुड़ रही हैं। तो यही चीज़ जहन में रख कर आपको सरफेस टेंशन समझनी है कि जो हमारे पास लिक्विड सरफेस होती है, ठीक है, कोई भी हमारे पास लिक्विड है, उसकी जो लिक्विड सरफेस होती है, तो लिक्विड सरफेस की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो अपने एरिया को मिनिमाइज करना चाहती है, ऐसे सुकेड़ना चाहती है। तो लिक्विड सरफेस की इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? सरफेस टेंशन कहते हैं। तो इसको और डिटेल से आगे जाके समझाएंगे, अभी मुझे पता है ऊपर से गुजरेगा, लेकिन एग्जांपल्स के जरिए से हर तरीके से इंशाल्लाह समझाने की इसको कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको इसकी डेफिनेशन आनी चाहिए, ठीक है। तो द प्रॉपर्टी ऑफ अ लिक्विड सरफेस, ठीक है, ये जो लिक्विड है और रिमेन है, इस पर लाइट का रिफ्लेक्शन पड़ रहा होगा तो थोड़ा सा बर्दाश्त करना है। तो द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड सरफेस टू रिमेन इन मिनिमम सरफेस एरिया, ये क्या है? ये प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड सरफेस है क्या? टू रिमेन इन मिनिमम सरफेस एरिया इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। इसी को हम क्या कहते हैं? सरफेस टेंशन कहते हैं। अब मुझे पता है ऊपर से गुजरा होगा, लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं कि जब एग्जांपल्स देंगे, इसको हम कंप्लीट डिटेल से समझेंगे तो हलवा मक्खन मलाई इंशाल्लाह हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं ये किस तरह से होता है। देखो, अगर हमारे पास ना ये हमारे पास कोई भी बकेट सी है, मान लें कोई बकेट है और उसमें क्या है, ये हमारे पास कोई लिक्विड है, ठीक है। हर लिक्विड के जो सरफेस टेंशन की वैल्यू होती है वो डिफरेंट होती है, ठीक है। मान लें कि ये लिक्विड हमारे पास वाटर है, ओके हो गया। अच्छा, अब जाहिर से बात है, जो लिक्विड है उसमें ढेर सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो हम ना कोई से दो मॉलिक्यूल्स कंसीडर कर लेते हैं। वैसे तो लाखों करोड़ों मॉलिक्यूल्स होते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि फॉर एग्जांपल एक मॉलिक्यूल इधर है और एक मॉलिक्यूल क्या है, इस लिक्विड की सरफेस के ऊपर है। डन हो गया। अच्छा, आपको पता है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके दरमियान में एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होती है, ठीक है, जिसको हम कोहेसिव फोर्स कहते हैं, ठीक है। अट्रैक्शन की एक फोर्स होती है। तो मॉलिक्यूल्स के दरमियान में क्या होती है? कोहेसिव फोर्स होती है। अब कोहेसिव फोर्स क्या करती है कि जैसे हमारे पास अगर ये वाला मॉलिक्यूल है तो इसके आगे भी मॉलिक्यूल होगा, मतलब यहाँ भी इसके मॉलिक्यूल होगा, यहाँ भी 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 होगा, मतलब चारों तरफ से इसको मॉलिक्यूल से घेरा हुआ होगा। और ये वाला मॉलिक्यूल इसको अपनी तरफ खींचेगा, ये वाला मॉलिक्यूल इसको अपनी तरफ खींचेगा, ये इसको अपनी तरफ खींचेगा, ये इसको अपनी तरफ खींचेगा, ये इसको अपनी तरफ, ये इसको अपनी तरफ। तो एक ये जो नीचे अंदर ये रेड कलर का मॉलिक्यूल है, इसको चारों तरफ के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इसको अपनी तरफ खींच रहे हैं। तो मुझे बताएं, इस पे नेट फोर्स किस तरफ लगेगी? भाई, इस पे नेट फोर्स जीरो लगेगी। इस पे नेट फोर्स क्या लगेगी? जीरो लगेगी, ठीक है। इसी तरह इन ये जो नीले ब्लू वाले मॉलिक्यूल्स हैं, इनको जो इनके नेबरिंग मॉलिक्यूल्स हैं वो इनको इस तरह से अट्रैक्ट कर रहे होंगे, ठीक है। तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे पे क्या करते हैं? ऐसे अट्रैक्शन की फोर्स लगाते हैं, ठीक हो गया, जिसको हम कहते हैं कोहेसिव फोर्स है, ठीक है। रेड वाला जो हमारे पास ब्लू वाला मॉलिक्यूल है, ये रेड वाले को खींचेगा, रेड वाला जो है ये ब्लू वाले को खींचेगा। तो इनके दरमियान क्या होती है? एक कोहेसिव फोर्स होती है, ठीक है। ये दोनों ये आपस में एक दूसरे को ऐसे खींचते हैं। अच्छा, अब अगर हम बात करें कि ये जो मॉलिक्यूल है जो लिक्विड की सरफेस के ऊपर है, अभी तो हमने उस मॉलिक्यूल की बात की है जो लिक्विड के अंदर था, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं कि जो मॉलिक्यूल लिक्विड की सरफेस के ऊपर है। अब लिक्विड की सरफेस के ऊपर जो मॉलिक्यूल है, उसके इस तरफ भी मॉलिक्यूल है, उसके इस तरफ भी मॉलिक्यूल है, उसके इस तरफ भी है, इस तरफ भी है, इस तरफ भी मॉलिक्यूल है। क्या यहाँ पर ऊपर कोई हमारे पास लिक्विड का मॉलिक्यूल है? नहीं, यानी ऊपर की तरफ खींचने वाला इसको कोई मॉलिक्यूल नहीं है। कोहेसिव फोर्स किसके दरमियान होगी? इस रेड मॉलिक्यूल और ब्लू के दरमियान। रेड और ब्लू, रेड और ब्लू, रेड और ब्लू, रेड और ब्लू, ये एक दूसरे को ऐसे खींचेंगे, तो हमारे पास इसको ऊपर खींचने वाली कोई फोर्स नहीं है। तो यहां पर देखो, ये मॉलिक्यूल क्या करेगा? ये मॉलिक्यूल चाहेगा कि मैं इस मॉलिक्यूल को इस तरफ खींचूं, नीचे वाला चाहेगा कि मैं इसको इधर खींचूं, ये वाला चाहेगा कि मैं इसको इधर खींचूं, ये वाला चाहेगा इधर खींचूं, ये वाला चाहेगा इधर खींचूं, ठीक है। कोहेसिव फोर्स इनके दरमियान में होती है। अब मुझे बताएं कि क्या इस मॉलिक्यूल, ये जो लिक्विड की सरफेस के ऊपर मॉलिक्यूल है,
क्या हमारे पास इस मॉलिक्यूल पे लगने वाली नेट फोर्स जीरो है या नहीं है? तो आप कहेंगे कि इस पे लगने वाली नेट फोर्स जीरो नहीं है। क्यों? क्योंकि इस पे लगने वाली नेट फोर्स जो है वो डाउनवर्ड होगी। इस पे नेट फोर्स किधर लगेगी? डाउनवर्ड लगेगी। क्यों? क्योंकि ऊपर मॉलिक्यूल्स कोई भी नहीं है जो इसको अपनी तरफ को ऐसे फोर्स इस पे लगाए। ठीक हो गया? तो इसमें नेट फोर्स किधर लगेगी? डाउनवर्ड लगेगी। सही है। इसी तरह यहाँ पर भी जाहिर सी बात है, जब हम लिक्विड सरफेस के मॉलिक्यूल्स की बात करें तो यहाँ भी मॉलिक्यूल होगा, यहाँ भी 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 होगा। तो इन सब पे नेट फोर्स इसे किधर लग रही है? डाउनवर्ड लग रही है। तो ये जो लिक्विड सरफेस होती है ना, अपने एरिया को फिर मिनिमाइज करने की कोशिश करती है। ये क्या करती है? अपनी एरिया को ऐसे सुकेड़ती है, अपने एरिया को मिनिमाइज करने की कोशिश करती है। और याद रखें कि डाउनवर्ड फोर्सेस की वजह से इनके आपस के ये जो लिक्विड सरफेस के मॉलिक्यूल होते हैं, इनमें ये जो चिपकने की आप कह सकते हैं फोर्स होती है, जो कोहेसिव फोर्स होती है इनके अपने दरमियान में, वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। वो क्या हो जाती है? बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं? ऐसे सुकेड़ने की कोशिश करते हैं, ऐसे अपने एरिया को मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अपने सरफेस एरिया को। तो इनकी इस प्रॉपर्टी को, लिक्विड सरफेस की इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं सरफेस टेंशन। ठीक है, अभी मैं कोई एग्जांपल वगैरह नहीं दे रहा, अब भी हम उसको देने वाले हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको आई थिंक समझ आ गई होगी कि किस तरह से ये सारा फिनोमेना, इसका इंटरनल फिनोमेना होता है। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ है, क्या हमारे पास जो प्रॉपर्टीज इस मॉलिक्यूल की हैं वही इस मॉलिक्यूल की होंगी जो सरफेस पे है? क्या हमारे पास जो ये जो दरमियान में मॉलिक्यूल्स हैं उनकी प्रॉपर्टी, यानी दरमियान वाले लिक्विड की प्रॉपर्टी, और जो सरफेस पे लिक्विड है इनकी क्या प्रॉपर्टी सेम होगी? भाई इनकी प्रॉपर्टी सेम नहीं होगी। कैसे? इस पे देखो नेट फोर्स जीरो है, इस पे नेट फोर्स डाउनवर्ड है, और इसकी जो एनर्जी होगी वो कम होगी। जो सरफेस पे मॉलिक्यूल होंगे उनकी एनर्जी से बहुत ज़्यादा होगी। अब ये क्यों होता है ये हम सरफेस एनर्जी में जाकर देखेंगे। ठीक है, तो ये मॉलिक्यूल्स और ये जो सरफेस मॉलिक्यूल है इनकी जो हमारे पास प्रॉपर्टीज होती हैं वो डिफरेंट एक दूसरे से आती हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हम बात करते हैं जो लिक्विड ड्रॉप होता है। ये सरफेस टेंशन को लेके हम बात कर रहे हैं, लिक्विड ड्रॉप। आपने देखा होगा जब बारिश होती है ना, तो जो पत्ते होते हैं, दरख्तों के जो पत्ते होते हैं, उन पे ना छोटे छोटे कतरे होते हैं, छोटे छोटे ड्रॉप्स होते हैं लिक्विड्स के, जो स्फेरिकल शेप के होते हैं, गोल शेप के होते हैं, ऐसे स्फेरिकल शेप के होते हैं। अब उनकी ये जो स्फेरिकल शेप है ये भी सरफेस टेंशन की वजह से होती है। अब देखिए स्मॉल लिक्विड ड्रॉप है वो सिलेंड्रिकल शेप का भी तो हो सकता है और कोनिकल शेप का भी हो सकता है, लेकिन वो स्फेरिकल शेप का ही क्यों होता है? भाई वो सरफेस टेंशन की वजह से होता है। अब किस तरह से होता है वो चीज़ देखते हैं। देखो अगर हमारे पास ना ये एक लिक्विड ड्रॉप है, ये एक लिक्विड ड्रॉप, स्मॉल लिक्विड ड्रॉप लेना है, बड़ा सा लिक्विड ड्रॉप नहीं लेना, वो भी बताएंगे क्यों। देखो स्मॉल लिक्विड ड्रॉप है लेकिन मैं इसको थोड़ा सा बड़ा बना रहा हूँ। ये हमारे पास ना एक स्मॉल लिक्विड ड्रॉप है, ये क्या है? स्मॉल लिक्विड ड्रॉप है। अच्छा स्मॉल लिक्विड ड्रॉप है, जाहिर सी बात है इसमें इधर मॉलिक्यूल्स हैं, इधर मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर हर जगह ना ढेर सारे मॉलिक्यूल्स हैं। अच्छा अब लिक्विड, मैंने कहा था कि सरफेस टेंशन क्या होती है? सरफेस टेंशन हमारे पास प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड सरफेस टू मिनिमाइज द सरफेस एरिया। अब यहाँ पर देखें कि ये जो दरमियान में मॉलिक्यूल्स हैं ना, ये जो दरमियान में मॉलिक्यूल्स हैं, इनमें साइड वाले सारे मॉलिक्यूल आपस में खींचना चाहते हैं एक दूसरे को, तो इन पे लगने वाली नेट फोर्स क्या होगी? ज़ीरो होगी। लेकिन ये जो सरफेस पे मॉलिक्यूल है, ये वाले इसको ये मॉलिक्यूल भी अपनी तरफ खींच रहा है, ये भी खींच रहा है, ये भी खींच रहा है, इसको भी ये भी खींच रहा है, ये भी खींच रहा है, ये भी खींच रहा है, इसको ये खींच रहा है, ये खींच रहा है, ये खींच रहा है। तो ये जो सरफेस पे सारे मॉलिक्यूल्स हैं इन पे फोर्स किधर लग रही है? इनवर्ड लग रही है। तो ये सारी जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं, ये जो इस लिक्विड की सरफेस है, इस ड्रॉप की सरफेस है, ये अपने एरिया को कम करना चाहेगी और एरिया को कम करके मिनिमाइज करके ये एक स्फेरिकल शेप ले लेते हैं। ये क्या ले लेते हैं? स्फेरिकल शेप ले लेते हैं। सिलेंड्रिकल शेप भी तो ले सकते हैं इसी अमाउंट में, इसी लिक्विड, हम कोई इसमें लिक्विड ऐड नहीं कर रहे, इसी लिक्विड में ये सिलेंड्रिकल शेप भी तो ले सकते हैं, लेकिन सिलेंड्रिकल शेप में एरिया बड़ा हो जाता है। कॉनिकल शेप भी तो ले सकते हैं, एरिया उसमें भी बड़ा हो जाता है, लेकिन स्फीयर का जो एरिया होता है वो हमारे पास, अगर ये सिलेंड्रिकल शेप ले या कॉनिकल शेप ले, उस दोनों से कम आएगा। इस वजह से ये अपना एरिया को इस तरह से मिनिमाइज करते हैं कि जो फिर हमारे पास किस तरह की शेप ले लेते हैं? ये स्फेरिकल शेप ले लेते हैं। ठीक है, तो लिक्विड का जो स्मॉल ड्रॉप होता है उसके स्फेरिकल होने की वजह क्या है? उसके स्फेरिकल होने की वजह सरफेस टेंशन है।
डन हो गया। अच्छा नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो हमारे पास है सरफेस टेंशन को हम मेजर कैसे करें, सरफेस टेंशन को हम मेजर किस तरह से करें, तो गौर से देखना है। सरफेस टेंशन को हम मेजर किस तरह से करते हैं कि हमारे पास फॉर एग्जांपल ये किसी लिक्विड की सरफेस है, ये क्या है, किसी लिक्विड की सरफेस है। जैसे फॉर एग्जांपल ना एक ऐसे बकेट में पानी लें और मैं ऐसे बकेट को ऊपर से देख रहा हूं, ठीक है, ऊपर से देख रहा हूं, तो ये जो बकेट का टॉप व्यू है ना, ये मैंने यहां पर बना ली है, ठीक है। लिक्विड का क्या है, ये लिक्विड की सरफेस है, तो ये हमारे पास क्या है, लिक्विड की सरफेस है, ठीक है। यहां भी ये सारा क्या है, लिक्विड है। अच्छा सरफेस टेंशन को मेजर करने के लिए हम क्या कहते हैं कि यहां पर ना हम एक लगाएंगे इमेजिनरी लाइन, हम क्या लगाएंगे, एक अदद इमेजिनरी लाइन लगाएंगे, ठीक है, जिसकी लेंथ कितनी है, जिसकी लेंथ है L। ओके हो गया। अच्छा अब इमेजिनरी लाइन से इधर वाला लिक्विड और इधर वाले लिक्विड को देखना है, ठीक है। अब ये वाला लिक्विड इस लिक्विड को अपनी तरफ खींचेगा विद फोर्स F, और ये वाला लिक्विड इधर वाले लिक्विड को अपनी तरफ खींचेगा विद फोर्स F, क्योंकि हमारे पास क्या है, इसके दरमियान सरफेस टेंशन है, कोहेसिव फोर्स है, ठीक है। जो ये हमारे पास है ना, इधर वाला लिक्विड इसको अपनी तरफ खींचेगा, और जो हमारे पास इधर वाला लिक्विड है वो इधर वाले लिक्विड को अपनी तरफ ऐसे खींचेगा, दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रहे हैं, ठीक है। मैंने कहा था ना कि दरमियान कौन सी होती हैं, कोहेसिव फोर्सेस होती हैं, इनके अपने दरमियान में एक दूसरे को क्या करें, खींच रहे हैं। तो हमारे पास है सरफेस टेंशन को हम ऐसे शो करते हैं, तो S इज इक्वल टू क्या होगा, ये जो फोर्स, जिस फोर्स के साथ एक दूसरे को ऐसे खींच रहे हैं पर यूनिट लेंथ, ये जो इमेजिनरी लाइन की लेंथ है, इसको हम क्या कहते हैं, सरफेस टेंशन। हम ऐसे मेजर करते हैं फोर्स पर यूनिट लेंथ। कौन सी फोर्स, जाहिर सी बात है इनके अंदर ऐसी फोर्स एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रहे हैं, तो वो फोर्स और किस पे, यूनिट लेंथ पे जो लग रही है, कौन सी, ये जो हमने इमेजिनरी लाइन से ले ली है, इमेजिनरी वायर से ले रही है, उसकी जो लेंथ L है, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ, यही हमारे पास क्या होगा, इसमें सरफेस टेंशन को मेजर हम ऐसे करेंगे, फोर्स पर यूनिट लेंथ। डन हो गया। इसी को ना एक और तरीके से अगर हम समझाने की कोशिश करें, देखिए मेम्ब्रेन के केस में, ठीक है, मेम्ब्रेन के केस में किस तरह, और एक और चीज़ की यूनिट क्या होगी, न्यूटन पर मीटर, ठीक है। हम इसको किस में मेजर करते हैं, न्यूटन पर मीटर में मेजर करते हैं। अच्छा नेक्स्ट चीज़ हम देखते हैं कि हमारे पास ये जो मेम्ब्रेन, एक लिक्विड की जो सरफेस है वो एज अ मेम्ब्रेन काम करती है, ये कैसे होता है वो चीज़ देखते हैं। देखो हमने क्या कहा है कि जो हमारे पास लिक्विड की सरफेस है, लिक्विड की सरफेस वो अपनी एरिया को मिनिमाइज करने की कोशिश करना चाहती है, ठीक है। और जो लिक्विड के सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं उनके दरमियान स्ट्रॉन्ग कोहेसिव फोर्सेस होती हैं, उनके दरमियान क्या होती हैं, स्ट्रॉन्ग कोहेसिव फोर्सेस होती हैं, जिसकी वजह से ये जो लिक्विड की सरफेस है, ये जो लिक्विड की सरफेस है, ये एक मेम्ब्रेन की तरह काम करती है। जैसे गुब्बारा नहीं होता, गुब्बारे की जो ऐसे सरफेस होती है वो ऐसे मेम्ब्रेन की तरह काम करती है, सेम इसी तरह ये भी एज अ मेम्ब्रेन काम करती है, ये जो लिक्विड की सरफेस होती है। अब मेम्ब्रेन या ऐसे करें, या आप ये करें कि एक ना स्ट्रेच्ड इलास्टिक की तरह काम करती है। जैसे इलास्टिक रबर नहीं होता जिसके ऊपर वो बच्चे जंप लगाते हैं तो वो रबर ऐसे ऐसे करता है, अब ये समझ लें कि स्ट्रेच इलास्टिक की तरह काम करती है या मेम्ब्रेन की तरह काम करती है, कौन, जो लिक्विड की सरफेस होती है। अब उसे होगा क्या, आपने देखा होगा कि कुछ हमारे पास ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं, ऐसे हमारे पास वो कीड़े मकोड़े होते हैं कि जो पानी के ऊपर चल रहे होते हैं, जो क्या कर रहे होते हैं, पानी के ऊपर चल रहे होते हैं, पानी की सरफेस के ऊपर चल रहे होते हैं। वो किस वजह से चल सकते हैं, वो इसी सरफेस टेंशन की वजह से चल सकते हैं, क्योंकि जो लिक्विड की सरफेस होती है वो एज अ स्ट्रेच इलास्टिक या एज अ मेम्ब्रेन की तरह काम करती है। डन हो गया। अच्छा नेक्स्ट, अगर आप ना एक आयरन का क्लिप ले, एक छोटा सा क्लिप होता है, ठीक है, एक छोटा सा क्लिप लेना है और उसको लिक्विड की सरफेस पे आराम से रखना है, ठीक है। हालांकि आयरन की डेंसिटी ज़्यादा होती है और वो डूब जाता है। आपने क्या करना है, लिक्विड आयरन का एक छोटा सा क्लिप लेना है, उसको आराम, स्पीड से नहीं, आराम से लिक्विड की सरफेस के ऊपर रखना है, देखना वो डूबेगा नहीं। हाँ, लेकिन अगर आप उसको थोड़ा सा डुबो देंगे तो फिर अंदर डूब जाएगा। लेकिन अगर आप आराम से उसको क्लिप को ऐसे थोड़ा सा खोल के ना ऐसे सरफेस के ऊपर रखेंगे लिक्विड की, तो वो डूबेगा नहीं। क्यों? क्योंकि जो लिक्विड की सरफेस होती है वो एज अ मेम्ब्रेन काम करती है, वो ऐसा क्या करती है, मेम्ब्रेन काम करती है, एज अ स्ट्रेच इलास्टिक काम करती है, ठीक है। और वो किस वजह से होते हैं, क्योंकि ये जो लिक्विड के सरफेस के मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे के साथ ऐसे चिपकना जाते हैं, तो जो चिपकना जाते हैं ना एक दूसरे के साथ, तो एक ऐसे लिक्विड सरफेस एक मेम्ब्रेन से बनाते हैं।
ठीक हो गया, यहाँ तक ओके है, डन हो गया। अच्छा नेक्स्ट ये जस्ट मैंने अपने लिए पॉइंट्स लिखे हैं कि ये चीज़ें मैंने बतानी है। मैं चाहता हूँ कि कोई भी चीज़ जो है इस लेक्चर में सरफेस टेंशन से रिलेटेड या सरफेस एनर्जी से रिलेटेड वो रह ना जाए। अच्छा नेक्स्ट हम बात करते हैं वाटर। वाटर की जो सरफेस टेंशन होती है ना, याद रखिए कि कुदरत का ऐसा निज़ाम है कि हर एक लिक्विड की जो सरफेस टेंशन की वैल्यू है वो दूसरे लिक्विड से डिफरेंट है। अब उससे क्या होगा वो चीज़ देखते हैं, बड़े मज़े की कहानी आने वाली है। देखिए जो वाटर का हमारे पास है, वाटर की सरफेस टेंशन होती है ना, वो होती है 0.073 न्यूटन पर मीटर, ठीक हो गया। और जो हमारे पास सोप सोल्यूशन होता है, सोप सोल्यूशन का मतलब है अगर हम इसमें कोई सर्फ वगैरह मिला दें, कोई साबुन मिला दें, तो सोप सोल्यूशन उसकी कितनी होती है 0.03 न्यूटन पर मीटर। और जो मरकरी होता है उसकी होती है 0.04 न्यूटन पर मीटर। अगर आपसे पूछा जाए कि इन तीनों हमारे पास लिक्विड्स में से सबसे ज़्यादा सरफेस टेंशन किसकी है, तो आप क्या कहेंगे, इसकी या इसकी? तो भाई मरकरी की सरफेस टेंशन सबसे ज़्यादा है। सेकंड नंबर पे किसकी है, वाटर की। थर्ड पे किसकी है, सोप सॉल्यूशन की। अच्छा इसे होता क्या है, गौर से सुनना है। देखिए वाटर की सरफेस टेंशन जो है ना हमारे पास ज़्यादा है एज कंपेयर टू सोप सॉल्यूशन, यानी वाटर के सरफेस के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो एक दूसरे के साथ ज़्यादा चिपकना चाहेंगे। भाई वर्ड पे गौर करें, मैं सरफेस की सिर्फ बात कर रहा हूँ, सिर्फ सरफेस के ऊपर की मैं बात कर रहा हूँ। तो जो सरफेस के मॉलिक्यूल एक दूसरे से ज़्यादा चिपकना चाहेंगे, सोप सॉल्यूशन में कम चिपकना चाहते हैं, मरकरी में बहुत ज़्यादा चिपकना चाहते हैं क्योंकि इसकी सरफेस टेंशन बहुत ज़्यादा होती है। ये मरकरी में जो सरफेस के ऊपर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा चिपकना चाहते हैं, जिसकी वजह से वो अपने एरिया को ज़्यादा से ज़्यादा मिनिमाइज कर सकते हैं। ओके हो गया। यहाँ पर एक बात भी जहन में आती है कि हम पानी से जब कपड़े धोते हैं तो हम उसमें सरफ क्यों मिलाते हैं या साबुन क्यों मिलाते हैं, कि जिसकी वजह से हम कहते हैं कि कपड़े अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। तो वो भी सरफेस टेंशन की वजह से ही होता है। जैसे कोई भी कपड़ा है उस पर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, ठीक है, तो उसके ऊपर जब ऐसे पानी की लेयर से हमारे पास आती है ना, तो याद रखिए कि वाटर की सरफेस टेंशन ज़्यादा है, सोप की सरफेस टेंशन कम है, सोप सोल्यूशन की। तो वाटर में मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा चिपके होते हैं सरफेस के ऊपर, और सोप में इतने ज़्यादा चिपके हुए नहीं होते। तो सोप सॉल्यूशन में इतने ज़्यादा चिपकने की ना चिपकने की वजह से वो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो उन पोर्स के अंदर जाते हैं और मिट्टी को साथ चिपका के वापस ले आते हैं, जिसकी वजह से ये अच्छे से कपड़े साफ़ हो सकते हैं। पानी से भी साफ़ हो जाते हैं, ये नहीं अगर सिर्फ पानी ले तो भी साफ़ कपड़े हो जाते हैं, लेकिन उतने अच्छे साफ़ नहीं होते जितने अच्छे सोप सॉल्यूशन की वजह से होते हैं। ओके हो गया। क्यों? इसकी सरफेस टेंशन कम है, मॉलिक्यूल्स थोड़े दूर दूर होते हैं, इसकी सरफेस टेंशन ज़्यादा है, पास होते हैं। मरकरी की सरफेस टेंशन बहुत ज़्यादा है, इसका जो लिक्विड ड्रॉप होता है ना वो बहुत ज़्यादा स्फेरिकल होता है, बहुत ज़्यादा गोल सा ऐसे स्फेरिकल सा होता है, बिल्कुल क्लियर। क्यों? क्योंकि इसकी सरफेस टेंशन ज़्यादा है, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के चिपकेंगे। अच्छा नेक्स्ट है, हम बात करते हैं टेम्परेचर की। अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें, आपको पता है कि जब भी कपड़े धोते हैं मेरी कोशिश होती है कि गर्म पानी हो, तो गर्म पानी से क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने से सरफेस टेंशन कम हो जाती है। हॉट वाटर की क्या होती है, हमारे पास सरफेस टेंशन कम हो जाती है, जिससे कपड़े और ज़्यादा अच्छे धुलते हैं। ठीक है, शायद कपड़े तो नहीं धोते रहते आप तो ठीक है, आपको पता होना चाहिए ना कि हम ऐसा क्यों करते रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आती है सरफेस एनर्जी। भाई ये सरफेस एनर्जी क्या है, ये टर्म क्या है? मैंने आपको पहले बताया था कि ये जो हमारे पास मॉलिक्यूल सरफेस के, लिक्विड सरफेस के ऊपर होते हैं, ठीक है, लिक्विड सरफेस जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी जो सरफेस, उनकी एनर्जी ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि उनके दरमियान वो जो चिपकने की फोर्सेस होती हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं। इसके ये जो चिपकने की फोर्सेस होती हैं इनके दरमियान बहुत कोहेसिव फोर्स बहुत ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, अपने एरिया को मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं। मिनिमाइज करने की क्यों कोशिश करते हैं वो भी चीज़ ध्यान में रखें। देखें हमारे पास ना ये जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स होते हैं इनकी एनर्जी ज़्यादा होती है, और आपको पता है कि ज़्यादा एनर्जी वाला स्टेबल होता है या कम एनर्जी वाला स्टेबल होता है। भाई कम एनर्जी में चीज़ें ज़्यादा स्टेबल रहती हैं, ज़्यादा एनर्जी में इतनी ज़्यादा स्टेबल नहीं रहती। तो सरफेस के मॉलिक्यूल्स की, गौर से सुनना है, सरफेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी एनर्जी ज़्यादा होती है, तो वो अपनी एनर्जी कम करने के लिए अपने एरिया को मिनिमाइज करते हैं, स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहते हैं। तो सरफेस के मॉलिक्यूल्स की एनर्जी ज़्यादा
और जो अंदर के ये जो मॉलिक्यूल्स है उनकी एनर्जी कम होती है, और सरफेस के एनर्जी कोशिश करते हैं कि अपनी एनर्जी को जितना कम कर सकें। और वो काम कैसे करते हैं? एरिया को मिनिमाइज करके, एरिया को थोड़ा कम करके, एरिया को थोड़ा सुकेड़ के। जैसे यहाँ पे इस तरह से ना ये थोड़ा सा डिप होके ना एरिया, मान लें ये वाटर यहाँ तक आ जाएगा, थोड़ा सा अंदर डिप हो जाएगा। क्यों? एरिया को अपना मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अच्छा सरफेस एनर्जी पे और हम बात करते हैं। देखो हम ना, अगर हमारे पास एक ये हमारे पास ना फ्रेम है, यू शेप्ड फ्रेम है, ये क्या है? यू शेप्ड फ्रेम है, और उसके ऊपर हमने क्या लगाई हुई है? एक स्लाइडिंग वायर लगाई हुई है। ठीक है, ये स्लाइडिंग वायर ऐसे आगे पीछे मूव कर सकती है। ठीक है, अब हमने इसको क्या किया? हमने इसको सोप सॉल्यूशन में डिप्ट किया। सोप सॉल्यूशन में हमने क्या किया? इसको डिप्ट किया। जब सोप सॉल्यूशन में हमने इसको डिप्ट किया, ऐसे इसको डुबोया, ठीक है, जब डुबोया तो यहाँ पर हमने क्या, यहाँ पर एक क्या बन जाएगी? एक साबुन के, एक सोप की ना लेयर सी बन जाएगी, एक साबुन की, एक सोप की लेयर सी बन जाएगी। जैसे वो आप देखते नहीं है ऐसे बुलबुले से छोड़ने हो, ऐसे सोप में डिप्ट करते हैं और मज़े के बुलबुले से छोड़ते हैं, तो ये कुछ इस तरह से हो गया। ठीक है, सोप सॉल्यूशन में हमने इसको डिप किया तो फिर हमारे पास इसमें इस पे क्या बन गई? एक सोप की ना लेयर सी बन गई। अच्छा, जब सोप की लेयर सी बन गई है तो हमारे पास ये क्या करेंगे? यहाँ के जो मॉलिक्यूल्स होंगे, यहाँ के जो मॉलिक्यूल्स होंगे, ये क्या करेंगे? इस लेयर को अपनी तरफ, ये जो हमारे पास स्लाइडिंग वायर सी है, इसको अपनी तरफ खींचेंगे। मसलन यहाँ पर ना, अगर मैं इसको रेड ग्रीन से बनाने की कोशिश करूँ, देखो यहाँ वाले जो मॉलिक्यूल्स होंगे ना, यहाँ वाले, ये क्या करेंगे? ये इसको अपनी तरफ ऐसे खींचेंगे विद फोर्स F, जिसकी वजह से ये जो हमारे पास वायर है ये थोड़ी सी ना इधर आ जाएगी, ये थोड़ी सी इधर आ जाएगी। क्यों? क्योंकि सरफेस टेंशन की वजह से ये अपनी एरिया को मिनिमाइज करने की कोशिश करेंगे, और ये एक्चुअल में है, ये सिर्फ कहानियां नहीं है। अगर हमारे पास इतना सा फ्रेम हो ना, ये फ्रेम है, ठीक है, और ये स्लाइडिंग है हमारे पास वो वायर सी है। अगर हम सोप में ऐसे डिप्ट करें तो फिर हमारे पास ये जो स्लाइडिंग वायर है ये वाली, ये थोड़ी सी ना इधर मूव करेगी। क्यों? क्योंकि ये जो सरफेस के ऊपर मॉलिक्यूल्स होंगे ये इसको अपनी तरफ खींचेंगे, तो फिर क्योंकि उन पे इनवर्ट फोर्स लगेगी, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि ये अपने सरफेस टेंशन क्या लिक्विड की ऐसी प्रॉपर्टी है, लिक्विड सरफेस की ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो अपनी एरिया को मिनिमाइज करने की कोशिश करता है। ठीक है, अच्छा अब हमने क्या करना है? मैं एक तो इस पे इनवर्ट फोर्स लग रही है ना, मैं इस पे क्या करूंगा? एक एक्सटर्नल आउटवर्ड फोर्स लगाऊंगा। इस स्लाइडिंग वायर पे फोर्स किधर लग रही है? इनवर्ड। मैं इस पे फोर्स किधर लगाऊंगा? ऐसे एक्सटर्नल आउटवर्ड इस पे फोर्स लगाऊंगा, यानी मैं इस पे क्या कर रहा हूं? वर्क कर रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं? इस पे वर्क कर रहा हूं। अच्छा, वर्क जब करूंगा तो मान लो कि ये जो हमारे पास वायर है ना, स्लाइडिंग वायर, ये इधर आ गई, इधर, और इसने कितना कवर किया? डेल्टा एक्स। ये डिस्टेंस कितना था? मान लो एक्स, और ये इसने कितना कवर किया? डेल्टा एक्स, और इसकी जो लेंथ है वो एल है, इसका जो लेंथ है वो एल है। अच्छा, अब यहां पर देखो एरिया क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। याद रखो, जब भी हमारे पास जो एरिया है, सरफेस एरिया है, वो इंक्रीज होगा तो सरफेस एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। मैंने पहले क्या कहा था कि जो हमारे पास प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड सरफेस क्या है कि वो अपने एरिया को मिनिमाइज करने की कोशिश करती है, अपने एरिया को कम करने की कोशिश करती है। क्यों? क्योंकि ज़्यादा एनर्जी होती है, वो कम एनर्जी की तरफ आना चाहती है। यानी कि अगर वो अपने एरिया को मिनिमाइज करेगी, इसका मतलब अपनी एनर्जी को वो कम करना चाह रहे हैं, लेकिन एरिया कम, एनर्जी कम। लेकिन अगर उसी एरिया को ज़्यादा कर दें तो फिर एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पर भी वही कुछ हुआ है कि अगर मैं स्लाइडिंग वायर पे फोर्स इस तरफ लग रही है, ये वाली फोर्स कौन सी है? ये एक्सटर्नल फोर्स है जो मैं लगा रहा हूँ। ये कौन सी है? एक्सटर्नल फोर्स है जो मैं लगा रहा हूँ, इस वायर को ऐसे खींच रहा हूँ, जिसकी वजह से ये एरिया क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। इसका मतलब है एनर्जी इंक्रीज हो गई है। कैसे इंक्रीज हुई है? मैंने किया वर्क, और वही वर्क ये जो सरफेस मॉलिक्यूल्स है इनकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करने में कन्वर्ट हो गया। मैंने कहा वर्क मैंने किया ना, स्लाइडिंग, ये एरिया मैंने इंक्रीज किया, वो वर्क कहाँ गया? वो वर्क लिक्विड सरफेस की पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करने में खर्च हो गया, जिसकी वजह से क्या हो गया? लिक्विड सरफेस की पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी मेरे इस वर्क की वजह से, मेरे इसको इधर खींचने की वजह से। इसी को हम कहते हैं सरफेस एनर्जी। इसी को हम क्या कहते हैं? सरफेस एनर्जी कहते हैं। अब ये सरफेस एनर्जी कैसे है? यानी कि ना सरफेस एनर्जी बढ़ाने के लिए वर्क करना होगा।
सरफेस एनर्जी बढ़ाने के लिए हमें वर्क करना होगा, ठीक है। अच्छा, उसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे वो चीज़ देखो। देखो मैंने क्या किया, वर्क किया, मैंने क्या किया, वर्क किया। अच्छा, वर्क कितना किया, W इज इक्वल टू F, फोर्स F लगाई, जिससे कितना इंक्रीज हुआ, डेल्टा एक्स, कितना इंक्रीज हुआ, डेल्टा एक्स, ठीक है। अच्छा, W इज इक्वल टू, यहां पर देखो F डेल्टा एक्स, तो S इज इक्वल टू F बाई एल, क्या मैं लिख सकता हूँ, F इज इक्वल टू S इंटू एल, लिख सकता हूं, देखे ना, S इज इक्वल टू F बाई एल है, तो F इज इक्वल टू S इंटू एल में लिख सकता हूं। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, एस एल, फोर्स की जगह क्या लिख दिया, एस एल, और यहां पर डेल्टा एक्स उसी तरह, यहां पर डेल्टा एक्स उसी तरह। अच्छा, अब एक यहां पर कॉन्सेप्ट याद रखना है कि ये जो फ्रेम होती है ना, ये जो फ्रेम है, इस पे जो सोप की लेयर होती है वो दो होती हैं। वो कितनी होती हैं, दो होती हैं। जैसे ना हमारे पास ये एक फ्रेम है, तो सोप की लेयर एक आगे होगी, एक सोप की लेयर पीछे होगी, तो सोप की टोटल ना ऐसे दो लेयर्स होती हैं। सोप सॉल्यूशन के ऐसे यहाँ पर क्या होती है, इसके ऊपर एक लेयर आगे होगी, एक लेयर इसके पीछे होगी, तो टोटल दो लेयर्स होंगी, टोटल कितनी होंगी, दो लेयर्स होंगी। तो इस वजह से वहां पर जो हमारे पास एरिया इंक्रीज होगा, एरिया इंक्रीज होगा, वो हम आगे वाली जो लेयर है उसका भी हम लेंगे, जो पीछे वाली लेयर है उसका भी लेंगे। अब वो कैसे, वो चीज देखो, देखो फोर्स F लग रही थी, फोर्स कितनी लग रही थी, F लग रही थी, किस पे, आगे वाली सरफेस पे। अब सिर्फ आगे वाली सरफेस जो लेयर है वही तो नहीं इंक्रीज हो गई, उसके साथ साथ पीछे वाली लेयर भी इंक्रीज हो रही है, तो फिर हम फोर्स यहाँ पर F नहीं, यहाँ पर हम कहेंगे कितनी लग रही है, 2F लग रही है। क्यों, क्योंकि आगे वाली लेयर और पीछे वाली लेयर दोनों का ऐसे एरिया क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक हो गया। और यहां पर भी जो आगे वाली लेयर भी सुकड़ना चाह रही है, पीछे वाली लेयर भी सुकड़ना चाह रही है, तो आप मान लें कि अंदर भी 2F फोर्स लग रही है, उसको बैलेंस करने के लिए मुझे बाहर 2F लगानी पड़ रही है, सही है। तो एरिया के साथ इसी तरह हो जाएगा। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं फिर, 2SLX, L डेल्टा एक्स। 2 मैंने क्यों लगाया है, एक आगे लेयर एक पीछे लेयर। अगर सिर्फ आगे वाली लेयर की बात करें तो F डेल्टा एक्स, अगर पीछे वाली लेयर की बात करें तो 2F डेल्टा एक्स, ठीक है। अच्छा, यहां पर क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, W इज इक्वल टू S इंटू 2 और L और डेल्टा एक्स, ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है। तो W इज इक्वल टू S इंटू 2L डेल्टा एक्स, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आप यहां पर देखो, पहले एरिया कितना था, पहले एरिया कितना था, देखो पहले हमारे पास ये एरिया था, ये, और ये एरिया में कैसे निकालेंगे, लेंथ इनटू विड्थ, लेंथ इनटू विड्थ, तो ये हमारे पास एरिया निकल आएगा। तो हमारे पास इनिशियल एरिया कितना है, कोई वर्ड नहीं आ रहा, AI इज इक्वल टू L इंटू एक्स, कितना आ गया, L इंटू एक्स आ जाएगा, ठीक है। और क्योंकि एक आगे सरफेस एक पीछे सरफेस, तो फिर यहां पर आप साथ में 2 भी लगा दो, ठीक है। अच्छा, फाइनल फिर कितना हुआ, फाइनल कितना हुआ, 2L, भाई लेंथ तो वही रही है ना, इस स्लाइडिंग वायर की लेंथ चेंज हुई या नहीं चेंज हुई, ये जो विड्थ है ये चेंज हुई, पहले x थी, अब इसमें डेल्टा x चेंज आया है, तो यहां से लेकर यहां तक कितना हो गया, ये हमारे पास आएगा x प्लस डेल्टा एक्स। देखो पहले एरिया कितना था, 2LX, अब कितना है, 2L इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स। क्यों, पहले यहां से लेकर यहां तक विड्थ थी, अब यहां से लेकर यहां तक है, इंक्रीज हो गई है, तो आगे वाली भी लेयर पीछे वाली भी लेयर, इसके साथ में 2 आया है, ठीक है। अच्छा, फिर मैं AF इज इक्वल टू 2LX प्लस 2L डेल्टा एक्स लिख सकते हैं, और चेंज इन एरिया कितना आएगा, डेल्टा A इज इक्वल टू AF माइनस AI, तो डेल्टा A मेरे गले को क्या हो गया है, AF और 2LX माइनस 2L डेल्टा एक्स, हाँ माइनस क्यों, यहाँ पर प्लस आएगा, प्लस माइनस, देखो ये हमने वैल्यू लिखी, और इसमें से जो ये वाली वैल्यू है इसको माइनस कर देंगे, तो 2LX, ठीक है। AF माइनस AI, AF की भी वैल्यू पुट कर दी और AI की भी पुट कर दी, ये इससे कट गया, तो डेल्टा A हमारे पास कितना आया, 2L डेल्टा एक्स, ओके हो गया। अच्छा, यहाँ पर देखो डेल्टा A क्या है, 2L डेल्टा एक्स, यहाँ पर क्या था, 2L डेल्टा एक्स,
तो 2L डेल्टा एक्स की जगह मैं डेल्टा ए लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, S और डेल्टा ए। 2L डेल्टा एक्स की जगह मैंने क्या लिख दिया, डेल्टा ए लिख दिया। और ये वर्क, ये जो मैं कर रहा हूँ एक्सटर्नल वर्क कर रहा हूँ, ये किधर गया, लिक्विड सरफेस की पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, यानी उसकी एनर्जी बढ़ गई। तो यहां पर आप इसको लिख देंगे डेल्टा यू। तो फार्मूला हमारे पास क्या आएगा, जो हमारे पास है यहां पर देखो, ये हमारे पास क्या पोटेंशियल एनर्जी। अब ये चेंज इन एरिया, पोटेंशियल एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है, एरिया के ऊपर। इसका मतलब है जितना सरफेस एरिया इंक्रीज होगा उतनी जो हमारे पास एनर्जी है लिक्विड सरफेस की वो इंक्रीज होगी, लिक्विड सरफेस के मॉलिक्यूल्स की एनर्जी उतनी ज्यादा इंक्रीज होगी। यानी कि एनर्जी डिपेंड कर रही है चेंज इन एरिया पे, एरिया कम एनर्जी कम, एरिया ज्यादा एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है सरफेस एनर्जी, ये हमारे पास क्या है, सरफेस एनर्जी है। और इसी से हम सरफेस टेंशन को एक और तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, डेल्टा यू डिवाइडेड बाय डेल्टा ए। ये देखें, S इज इक्वल टू डेल्टा यू डिवाइडेड बाय डेल्टा ए। S क्या था, सरफेस टेंशन। अब यहां पर क्या है, एनर्जी पर यूनिट एरिया, कि लिक्विड सरफेस के पर यूनिट एरिया की जितनी एनर्जी होती है उसी को हम सरफेस टेंशन कहते हैं। ये एक नई डेफिनेशन है इसकी, एनर्जी, ठीक है, सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया, सरफेस एनर्जी ऑफ अ लिक्विड सरफेस, या सरफेस एनर्जी ऑफ अ लिक्विड पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। ठीक है, तो सरफेस टेंशन को हम कैसे, सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया। ठीक हो गया, तो ये भी चीज़ इसमें याद रखनी है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने सरफेस टेंशन को डिस्कस किया, जिसमें हमने सरफेस एनर्जी को डिस्कस किया। इसको 1 मिनट के अंदर अंदर जस्ट रिवाइज कर देते हैं। हम बात कर रहे हैं, हम पूरे लिक्विड की बात कर ही नहीं रहे, हम सिर्फ लिक्विड की सरफेस की बात कर रहे हैं, याद रखना है। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं, तो लिक्विड सरफेस का हमने क्या कहा था, उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो अपने सरफेस एरिया को मिनिमाइज करने की कोशिश करती है। तो उसकी इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं सरफेस टेंशन, यानी कि उसके जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा चिपके रहना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा चिपके हुए होते हैं, जिसकी वजह से जो लिक्विड सरफेस है वैसा मेम्ब्रेन काम करती है। हम कहते हैं कि जो लिक्विड के सरफेस के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी एनर्जी ज़्यादा होती है, और जो लिक्विड के अंदर के मॉलिक्यूल्स होती है उनकी एनर्जी कम होती है। और जो हमारे पास सरफेस टेंशन है उसको हम मेजर कैसे करते हैं, फोर्स पर यूनिट लेंथ से, जिसकी यूनिट हमारे पास क्या होगी, न्यूटन है पर मीटर हमारे पास होगी। और यहाँ पर देखो एक और चीज़ है, इसकी एक और यूनिट भी हो सकती है, एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जाउल, एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से सरफेस टेंशन को जाउल पर मीटर स्क्वायर में भी हम मेजर कर सकते हैं। उसके बाद सरफेस एनर्जी की हमने बात की है कि जो लिक्विड के सरफेस के ऊपर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, उनके दरमियान कोहेसिव फोर्सेस बहुत ज़्यादा होती हैं। और जब हम वर्क करते हैं, एरिया को इंक्रीज कर देते हैं, तो फिर हमारे पास एनर्जी, सरफेस एनर्जी ज़्यादा हो जाती है। और अगर लिक्विड सरफेस का जो एरिया है, जाहिर सी बात है, मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं, तो एनर्जी कम करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कम एनर्जी पे चीज़ें ज़्यादा स्टेबल होती हैं, तो स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहते हैं। तो सरफेस एनर्जी को हम बढ़ा सकते हैं सरफेस एरिया को इंक्रीज करके। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर किसी ने हल्का सा स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकता है। तो होप्स हो कि ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।